कि कुंभ मेले का क्या रहस्य है, इतनी भीड़ वहाँ पे क्यों जमा होती है, क्या सब अपने पाप धोने के लिए आते हैं वहाँ पे? कुंभ और महाकुंभ के पीछे की कहानियाँ बड़ी खूबसूरत है। दो अलग अलग कहानियाँ हैं। पहली कहानी ये है कि जब सागर मंथन हुआ था और उसमें से अमृत कलश, देखिए, महाकुंभ बोलते हैं या कुंभ बोलते हैं, कुंभ शब्द का मतलब ही कलश होता है। कुंभ का हिंदी अर्थ कलश क्यों है कि जब सागर मंथन हुआ तो एक कलश में अमृत निकला। अब वो देवों को भी चाहिए और असुरों को भी चाहिए, तो देव उसको लेके भागे और असुर पीछे पीछे। तो 12 दिन तक वो भागे और 12 दिन में 4 बार वो लोग अलग अलग जगह पे रुके और कलश को कहीं पे रखा गया। वो 4 जगह है जहाँ महाकुंभ होता है हर 12 साल। एक ये कहानी है। एक और खूबसूरत कहानी है कि महाकुंभ इसलिए होता है क्योंकि गरुड़ जो थे, गरुड़ मतलब विष्णु के वाहन, वो कद्रू के मौसी के बेटे को क्या बोलते हैं? कजिन ही होता है भांजा, मस्कुर भांजा, भांजा, हाँ। भांजा ना। मैं भतीजे भांजे में थोड़ा कंफ्यूज हो। तो कद्रू कौन है? कद्रू है सर्पों की माँ, ठीक है। और गरुड़ जो है वो कद्रू की बहन के सुपुत्र है और इन लोगों में बड़ी राइवलरी थी, दुश्मनी थी। तो एक समय ऐसा आया था कि गरुड़ की जो मदर थी वो दासी थी सारे सर्पों और उनकी माँ कद्रू के। तो गरुड़ उनके पास पहुंचे, बोले क्या करूंगा कि मेरी माँ को दासित्व से मुक्त करोगे तुम लोग? तो सब लोग बोले अमृत कलश ला के दे दो तो मुक्त कर देंगे। गरुड़ इतने शक्तिशाली थे कि वो उड़ गए बैकुंठ धाम की तरफ और वो पहुंचे इंद्रलोक में। वो इंद्र से और बाकी सारे देवों से लड़े, सबको हराए और कलश लेके जाने लग गए। इंद्र और बाकी देव पहुंचे विष्णु जी के पास, बोले वो कल अमृत कलश उठा के लेके जा रहा है। तो विष्णु जी बोले मैं रोक लूंगा। विष्णु जी आए, विष्णु जी से भी लड़ गए गरुड़, तब तक उनके वाहन नहीं थे। और गरुड़ से जब विष्णु जी, आपने बाहुबली फिल्म देखी है? बाहुबली में एक सीन है कि देवसेना को एक और बंदा पसंद करता है ना, जो बाद में बाहुबली का बड़ा ब्रदर लॉयल हो जाता है। तो उसको बाहुबली बोलता है कि जब तुमने मुझे पहली बार लात मारी तब तुम्हारी शक्ति का एहसास हुआ। हाँ राइट, ध्यान आया? हाँ याद आ गया बिल्कुल, अब याद। जो कॉमेडी वॉमेडी करता था। तो गरुड़ से जब विष्णु जी लड़े तो विष्णु जी को उसकी शक्ति का एहसास हुआ कि कितना शक्तिशाली है ये। तो फिर सीज फायर हुआ दोनों में। विष्णु जी बोले, और विष्णु जी ये चीज नोटिस की कि उसके हाथ में अमृत कलश, लेकिन वो खुद नहीं पी रहा है। मतलब वो खुद के लिए ये नहीं कर रहा है चोरी, तो क्यों कर रहा है? तो पूछा गया तो बोले ऐसा ऐसा है, मेरी माँ को दासित्व से मुक्त कराना मेरा धर्म है, मेरी जिम्मेदारी है, उसके लिए जिससे लड़ना पड़ेगा लड़ूंगा। विष्णु जी को बात बहुत अच्छी हुई। तो विष्णु जी बोले कि ठीक है, तुम यही है ना कि तुमको कलश ले जाकर उन लोग को देना है? बोले जी। बोले ठीक है, मैं चलता हूँ साथ में, तुम दो, मैं वहाँ से गायब कर दूंगा, तुम्हारा तो काम हो जाएगा। बोले ओके। बोले लेकिन एक शर्त है। गरुड़ बोले क्या? बोले अभी अगर मैं तुमको यहाँ से कलश ले जाने दूंगा तो कलश को देने के बाद अपनी माँ को दासित्व से मुक्त करने के बाद तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे, मेरा वाहन बनोगे। तो गरुड़ बोले मंजूर, ओके। और तब ये पूरा हुआ और वो गए और एक घास का एक ढेर था जिसके ऊपर वो उस कलश को रखे और बोले ये मैं लाया हूँ, लेकिन इसको मैं पकड़ा हुआ, इसको मैं तब छोड़ूंगा जब मेरी माँ को दासित्व से मुक्त करोगे। तो उन्होंने बोला मुक्त कर दिया। इन्होंने कलश छोड़ा, विष्णु जी ने कलश गायब कर दिया। जब कलश रखा गया या जब गायब हुआ तो माना जाता है कि एक बूंद अमृत घास पे गिरा और जो कद्रू के 1000 बच्चे थे सांप, वो सब उस एक बूंद को चाटने की कोशिश करने में सारे अपना जीभ निकाले और वो जो घास के तिनके थे उससे उनकी जीभ कटी। इसीलिए सांप का आज जो जबान है वो ऐसा होता है सामने से। ये कहानी, राइट। तो ये 2 कहानी है महाकुंभ के पीछे। तो इसीलिए अच्छा, वो जो 12 दिन दौड़े थे देव लोग, वो वहाँ का जो 12 दिन है वो यहाँ का 12 साल माना गया है। इसलिए यहाँ पे हर 12 साल में एक बार। एक टाइम पे मैं भी बहुत डिप्रेशन में था सर। डिप्रेशन में क्या मतलब, मेरे को ऐसा एंजाइटी अटैक आने लगे, जो आपने बोला ना कोई होना चाहिए आपको सुनने वाला। मेरे को ऐसा लगता था मैं मर जाऊँगा, बस मैं मरने ही वाला हूँ, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों में मर जाऊँगा। मतलब रोज़ ऐसा ही फील आता मेरे को, और पता नहीं क्यों आ रहा है। शायद मैं ध्यान करने लगा था, मतलब मैं 10 नहीं 12 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ मैं ध्यान करने की। मैंने 5 मिनट से शुरू किया। आज ऐसा समय है कि मैं कम से कम 4 घंटे बिना कुछ किए बैठे सकता हूँ, 4 आवर्स।
अब शायद मुझे साथ ऐसा हुआ कि वो इतना ध्यान में जाने की वजह से मुझे ऐसा फील होने लगा कि मैं मरने वाला हूँ, मैं मर जाऊँगा। तो मेरे को डर लगने लगा मैं किसको बोलूँ। तो मेरा बेसिन मेरी वाइफ बनी। मैं उसको बोला मेरे को लग रहा है, ऐसा लग रहा है। मेरा बेसिन मेरा एक को-फाउंडर है। जैसे ही मैंने उसको बोला, दोनों को मैं बोला, बहुत बार बोला, कंटिन्यू बोलता रहा, मेरा डिप्रेशन मेरे को पता ही नहीं चला कि गायब हो गया। मैं वही कह रहा हूँ, बोलने सबसे अच्छा समाधान है कि अपनी दिक्कत साझा करो। वो इसीलिए पुराने लोग बोल के गए ना कि खुशियाँ बांटने से बढ़ती है और दुख बांटने से घटता है। तुम घटाओ, सुनने वाले लोग नहीं है सर, बस ढूंढो। तेरे किस्मत की बात बहुत बार बार आती है कि कुछ लोगों को कुछ नहीं करने से बहुत कुछ मिल जाता है, कुछ लोग नहीं करते हैं, बहुत कुछ करते हैं फिर भी उनको कुछ नहीं मिलता है। सो आप इस पर कितना बिलीव करते हो, और उसके पीछे कुछ ऐसी कोई बात है क्या जो वास्तव में किस्मत ही सपोर्ट करती है? देखिए, सब चीज़ का बैलेंस है अभिषेक जी। किस्मत का काम अपनी जगह है। वो बोलते हैं ना, गॉड हेल्प्स दोज़ हू हेल्प देमसेल्व्स। तो किस्मत भी आपका तभी साथ देगी जब आप अपना साथ देंगे। ये जो लोग भी जहाँ भी पहुँचे हैं, आप हमको लगता है किसी का सफ़र आसान है, किसी का सफ़र कठिन है। सिर्फ मेहनत से अगर सब कुछ होता तो हर ठेला चलाने वाला करोड़पति होता और हर ऑफिस में बैठने वाला गरीब होता, क्योंकि मेहनत तो वो ज़्यादा कर रहा है ना। तो वो स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क का भी बैलेंस करेक्ट होना ज़रूरी है। किस्मत आपका साथ देती है, पर किस्मत भी आपका साथ एक हद तक देगी। उसके पहले और बाद में तो चीज़ें आप ही को करना हो। मैं अगर चाहूँ कि बस किस्मत से मैं अभिषेक जी के सामने बैठ जाऊँ और ये पॉडकास्ट हो जाए, तो नहीं हो पाएगा। किस्मत से ये हो सकता है कि भाई हमने पॉडकास्ट अच्छा निकाल लिया, लेकिन कहीं से चल के आपको और मेरे को स्टेबल पे आमने सामने तक तो खुद ही आना पड़े। तो किस्मत एक बाउंड्री के आगे काम करती है, उसके पहले आपको अपना काम। बट मैंने तो ऐसा सोचा था कि एक बार मैंने आपको कभी देखा होगा, तो मेरे बैक ऑफ द माइंड मुझे याद है कि मैंने कभी सोचा होगा यार अक्षत जी, यार अगर मैं इनके साथ बैठूंगा तो ठीक रहेगा। क्योंकि कभी कभी कोई गेस्ट ऐसे भी होते हैं जिनके साथ बात करने में थोड़ा मज़ा नहीं आता है, पर जब कोई गेस्ट सामने वाला मिल जाता है बात करने के लिए तो बड़ा मज़ा आने लगता है यार। ये आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत अच्छा काम कर रहा है। हाँ मतलब मेरे को समझ नहीं आ रहा है यहाँ पे कि ये चीज़ क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही काम कर रही है या फिर नहीं, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाली बात नहीं है अभिषेक जी। बहुत सीधा साधा हिसाब है कि आप पॉडकास्ट लेते हैं और मैं पॉडकास्ट देता हूँ, आप सवाल पूछते हैं, मैं जवाब देता हूँ। आपके काम का हिस्सा है सवाल पूछना, मेरे काम का हिस्सा है आके जवाब देना। तो हम तो एक दूसरे के पूरक हो गए ना, इसीलिए हम साथ में। इसीलिए हम साथ में हैं। मगर मेरे गली में एक दवाई की दुकान है, और अगर मैं बीमार हूँ तो दवाई की दुकान वाला ये नहीं सोच सकता है कि वाह यार क्या किस्मत है। अरे मेरी ज़रूरत है, मेरे को आना है, मेरी ज़रूरत है। मैं चाहता हूँ कि नागा वॉरियर्स के बारे में लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पता चले। आपकी ज़रूरत है कि यार ऐसे गेस्ट आए जिनको सुनने में हमारे ऑडियंस को। तो ये दिस इज़ अ वेरी गिव एंड टेक ऑफ अ रिलेशनशिप। आज उत्तर मिल गया इसका, मतलब फाइनल उत्तर यही मिला कि ये गिव एंड टेक वाला रूल है। पूरी दुनिया में गिव एंड टेक ही है, पूरी दुनिया में। मतलब आज के समय में माँ और पुत्र और पिता और पुत्र और भाई भाई में भी गिव एंड टेक का रिलेशनशिप है। पति पत्नी हो, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो, कुछ भी हो, गिव एंड टेक। आप देखिए, ये बात कई लोगों को ठीक नहीं लगी, या बोलेंगे कि नहीं हम तो बड़ा क्या बोलते हैं वो सेल्फलेस हैं। ठीक है ना, मेरा ये कहना है कि आँख बंद करने से आपके आँख के सामने अंधेरा हो जाता है। रात नहीं होती, दिन ही रहेगा। आप आँख खोलेंगे, जिस दिन आपकी आँख खुलेगी तब आपको लगेगा कि उस दिन जो मैंने सुना था ना, अक्षत बोल रहा था, सही बोल रहा था। हो सकता है आप बड़े सेल्फलेस हो, लेकिन उसके बावजूद ये गिव एंड टेक रिलेशनशिप होगा, क्योंकि सामने वाले को आपसे कुछ चाहिए। शायद आपसे उस सामने वाले को आपका सेल्फलेसनेस ही चाहिए, वो इसलिए आपके साथ है। हर रिश्ते में दो हाथ होते हैं अभिषेक जी, एक होता है ऐसा और एक होता है ऐसा। और ये फितरत होती है। जिन लोगों का हाथ ऐसा होता है उन लोगों का हाथ जीवन भर ऐसा ही होता है। ये देने वाले लोग होते हैं, ये लेने वाले लोग। अमीरी और रईसी का फर्क यही होता है। आप अमीर बन सकते हैं, आप महंगी घड़ी महंगा फ़ोन ले सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि एक अमीर रईस ही हो। रईस वो होता है कि उसके पास एक ही घड़ी रहेगी और आप बोलोगे कि यार बड़ी अच्छी घड़ी, वो उतार के दे देगा। उसकी जेब में पैसा नहीं होगा, वो सेम घड़ी नहीं खरीद पाएगा। वो रईसी है, उसका हाथ ऐसा ही है। और आप ऐसे अमीरों से भी मिलेंगे जो कैब से उतरेंगे या
वो रेस्टोरेंट और होटल में जाएंगे और खाना खाने के बाद बोलेंगे डिस्काउंट, फलाना होटल मेरे को इतना डिस्काउंट देता है, डिस्काउंट। भैया होटल आया हो, हॉस्पिटल थोड़ी ना आया, मजबूरी में आया हो क्या? डॉक्टर ने बोला है, पैसा बचाना है, घर में खाना खा लो। होटल एक लग्जरी की चीज़ है। जब आपकी जेब में एक्स्ट्रा पैसा होता है ना, तब आप जाते हैं मॉल्स और होटल, फिर वहाँ जाकर डिस्काउंट क्यों मांग रहे हो? पैसा बचाना है और बचा लो, घर में खा लो, खूब पैसे बच जाएंगे। तो ये अमीरी है। और वो जो रईस होता है ना, वो खाना खाने के बाद फुल पेमेंट भी करता है। मैं तो रहा हूँ होटल इंडस्ट्री में, वो बुला के 4 तारीफ भी करता है और उम्मीद से ज़्यादा टिप भी दे के जाता है। ये फ़र्क होता है अमीरी रईस।